तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बताइए? सेल। ठीक है। सेल के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था। आवाज़ क्लियर है? थोड़ा कोई भी एक जन बता दें। आकांक्षा जी, अनुपमा जी, आवाज़ क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? शुरू करें। यस सर। हम्म। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। शॉर्ट में मैं बताता हूँ थोड़ा सा, है ना, आप लोगों को रिवाइज करा दूँ कि हम सेल पढ़ रहे थे। सेल में बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो तीन पार्ट होते हैं, है ना। जिसमें सबसे पहली होती है आपकी सेल वॉल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यानी किसी भी सेल की जो दीवार होती है वो ये होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है सेल वॉल के बाद होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली हो गई। सेल वॉल का काम क्या रहता है? उसको बाहरी आवरण देना या मजबूती देना। ये किसका काम रहता है बताइए? सेल वॉल का काम रहता है ना। अगर मैं एक शब्द में बोलूं, कोई भी अगर कभी भी सेल वॉल बोले तो इसका मतलब क्या होता है? मजबूती देना। और सेल मेम्ब्रेन अगर कोई बोले तो ये एक प्रकार की झिल्ली होती है ना। अब झिल्लियां कई प्रकार की होती हैं, है ना। जैसे आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो ये झिल्ली क्या होती है कि किस पदार्थ को अंदर लेना है, इस चीज को डिसाइड करती है, और किसको बाहर करना है। जैसे लास्ट लेक्चर में आप रेफर करेंगे, रिकॉर्डेड डला भी है, कि जैसे सेल के अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बताइए? कि आपके किसको लेगा बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से क्या करेगा बताइए? ये यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन को लेगा, और ऑक्सीजन को लेने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 एनर्जी रहेगी। जब ये ब्रेक डाउन होगी तो कार्बन बाहर निकलेगा एक्सेस मात्रा में, और H2O निकलेगा, तो इसको ये क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो ये डिसाइड करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन यानी कि आपकी सेल झिल्ली। रेफर लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये पार्ट ए सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पार्ट बी जो सेल का होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। ये जो कोशिका द्रव्य होता है, ये जैसे मान लीजिए कोशिका, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है इसी को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, है ना। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जैसे पहले आप लोग पढ़ते थे तीन, लेकिन अब वर्तमान में द्रव्य की पांच अवस्थाएं होने लगी हैं, ठीक है। तो ये रहती हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी पदार्थ रहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म को ही आगे इसके अंदर क्या क्या है हम देखते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे सारे छोटे छोटे कोशिका के अंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो इसे हम इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब जो कोशिकांग होता है, तो कोशिकांग में कुछ ऐसे, कोशिका के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है बताइए? उपापचय। और उपापचय मतलब क्या होता है? नई सेल का बनना और पुरानी सेल का खत्म हो जाना, ये क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म में कुछ जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कोशिका के वो अंग जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हें हम निष्क्रिय बोलते हैं। तो इनएक्टिव, जैसे एक्टिव में क्या क्या होंगे? तो मैंने बताया था, जो जो भाग लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया लेगा, राइबोसोम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, लिपिड, ठीक है, लवक, गोल्गी काय। और इनएक्टिव, तो इनएक्टिव उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, जैसे आप खाना खाते हो बाहर निकाल देते हो। इसी के साथ संचित पदार्थ, जैसे आपका ग्लूकोज रहता है ना, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर रहता है। इसी के साथ कुछ एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। अब केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में क्या होता है? तो केंद्रक में भी एक द्रव्य भरा होता है ना। यही मेन लाइफ है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि आखिर लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है या सेल में लाइफ कहाँ से आती है, तो उसके केंद्रक में होती है। और डीप में जाके पूछे तो केंद्रक में जो द्रव्य भरा होता है, दैट इज केंद्रक द्रव्य, तो वहां पे होती है, ठीक है। और इसमें इसमें यानी केंद्रक में क्या होता है? एक आपका केंद्रक द्रव्य होता है, और एक क्या होता है बताइए? केंद्रक झिल्ली होता है ना। अब इस केंद्रक केंद्रक में भी यहाँ बाहर एक आवरण पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली, और अंदर द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। और केंद्रक द्रव्य के अंदर भी जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा स्टोर रहता है आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए यहाँ पे क्या होता है? आपका स्टोर रहता है। तीसरा पार्ट होता है सेल का स्पेस। स्पेस यानी कि रिक्तियां। यानी कि इतना सब होने के बाद यहाँ जो स्पेस खाली भरा रहता है वो क्या होती हैं आपकी बताइए? रिक्तियां होती हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम डीएनए और आरएनए के बारे में जानते हैं, है ना, यहीं पे, है ना, इतना मैंने करा दिया था, रिफर माई लास्ट लेक्चर, यूट्यूब में आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने डाल दिया है। तो अब डीएनए आरएनए के बारे में हम जानते हैं, है ना, लास्ट क्लास के आगे हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, है ना। आरएनए और डीएनए, तो मेन रूप से, है ना, मेन रूप से डीएनए और आरएनए में क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, देखिएगा, मुख्य रूप से इसमें क्या क्या होता है, तीन चीज होती हैं, क्या क्या होता है, तीन चीज होती हैं। एक होता है शर्करा, यानी कि जो आपकी मतलब शर्करा कौन सी है ये मैं डिटेल में बताता हूँ। एक होता है आपका क्षार यानी कि बेस, और एक होता है अम्ल, ठीक है, कि क्या है ना। तो शर्करा यानी कि आरएनए में जो शर्करा होती है आप लोगों को पता है कौन सी होती है, ठीक है, तो राइबोस शर्करा होती है, ठीक है, राइबोस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन से फॉर्म की शर्करा होती है, तो कौन से फॉर्म की शर्करा होती है, राइबोस शर्करा होती है, ठीक है, क्लियर है ना। शर्करा मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका बेसिक आपको बताऊं तो शर्करा मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आपका C6H12O6, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जब इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है, जब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो ये कहलाता है हेक्सोस शर्करा, C6H12O6। ये क्या है बताइए, हेक्सोस शर्करा। और हेक्सोस शर्करा दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक एल्डिहाइड ग्रुप की होती है और एक कीटोन्स ग्रुप की होती है। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप की शर्करा होती है वही आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है। और जो कीटोन्स ग्रुप की शर्करा होती है उसे हम कीटोन शर्करा कहते हैं। फिर जब हम न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे शर्करा को आपको डिटेल में बताएंगे। अब जैसे आपने हेक्सोस शर्करा देखा C6H12O6, अगर इसमें कार्बन की संख्या 5 हो तो इसे पेंटोस शर्करा कहेंगे। कार्बन की संख्या कितनी हो, 5 हो, यानी कि C5H12O6, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बताइए, इसे हम पेंटोस कहेंगे, और यही राइबोस है। यही क्या है बताइए, राइबोस है। पेंटोस यानी कि यही आपकी क्या है बताइए, राइबोस शर्करा है, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आया आरएनए में क्या होता है, कौन सी शर्करा होती है, राइबोस शर्करा। फिर एग्जाम में पूछ लेता है राइबोस शर्करा क्या है, तो राइबोस शर्करा वो है जिसमें कार्बन कितना पार्टिसिपेट करेगा, 5, यानी कि C5H12O6, ये क्या होगा आपका बताइए, राइबोस होगा, ठीक है। यानी कि इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन क्या है बताइए, पर्याप्त मात्रा में है। अब इसमें मान लो ऑक्सीजन का एक अणु निकाल लें, इसमें अगर हम ऑक्सीजन का एक अणु निकाल लें, है ना, इसी में अगर हम O2 का एक अणु क्या कर लें बताइए, निकाल लें, तो ये बन जाएगा, चूंकि ऑक्सीजन निकाल रहे हो इसलिए बोला जाएगा डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो इसलिए डी ऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस। फिर से शॉर्ट में देखो, केंद्रक है, केंद्रक जो है तो न्यूक्लियस हमारा कोशिका का हमने बताया, उसके अंदर तुम्हारा केंद्रक द्रव्य है ना, ये तुम्हारी कोशिका हो गई, ये केंद्रक हो गया। इसके अंदर जो द्रव भरा है ना, इसी में लाइफ होती है, इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और एक होता है केंद्रक झिल्ली, किस पदार्थ को अंदर लेना है किसको नहीं लेना। इसी केंद्रक द्रव में डीएनए आरएनए होता है। आरएनए डीएनए में क्या होता है, तो आरएनए और डीएनए में शर्करा, क्षार और अम्ल होती है। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, राइबोस शर्करा होती है। राइबोस शर्करा क्या है, जिसमें कार्बन के 5 पार्ट भाग लें, C5H12O6। फिर डीएनए में कौन सी शर्करा रहती है, इसी में से ऑक्सीजन का अगर एक अणु निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा। अब बात आती है कि इसमें क्षार, तो आरएनए और डीएनओ इन दोनों में नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, कैसे, नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, कैसे क्षार होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। और ये 5 क्षार हैं, ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं, तो ये कौन कौन से हैं, 5 हैं, है ना। आपका एडेनिन में क्या है, एडिनिन, एडिनिन, दूसरा है थायमीन, थायमीन, तीसरा है साइटीन, साइटीन, चौथा है गुआनिन, गुआनिन, और पांचवा है आपका यूग्लिन, ठीक है। तो एडेनिन,
थाइमिन, साइटिन, गुआनिन और युगलिन। ठीक है, तो इतने प्रकार से आपके 5 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। 5 प्रकार के आपके नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के आपके नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। अब आरएनए में ये किस फॉर्म में रहता है? तो एक बॉन्ड में रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं इसी को अब आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि वहाँ पे जगह नहीं है, तो आरएनए में जो क्षार रहता है तो वो कैसे रहता है, तो समझो, है ना। आरएनए में जो आपका एडेनिन है तो वो किसके साथ रहता है बताइए? यू के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी ए यू। और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 बॉन्ड साझा करता है। तो ये आपका आरएनए में होते हैं। आरएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, जिसमें एडेनिन आपका यूग्निन के साथ एक बंध बनाता है और साइटिन ग्वानिन के साथ 3 बंध बनाता है। इस फॉर्म में रहते हैं। अब डीएनए में ठीक है, आपके डीएनए में किस प्रकार से आपके ये रहते हैं, क्या आपके नाइट्रोजन युक्त क्षार? तो डीएनए में ए टी के साथ एक बॉन्ड बनाता है और सी वही सेम एज इट इज जी के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस फॉर्म में आपके ये क्या है बताइए? रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें आपके अम्ल है ना, अम्ल आरएनए और डीएनए में अम्ल अम्ल कौन कौन से रहते हैं? तो इसमें आपका H3P O और इसमें भी आपका H3P O। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बताइए? अम्ल होता है। अब ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं? ये सब यानी कि शर्करा हो गई, क्षार हो गया, अम्ल, ये सब केंद्रक में पाए जा रहे हैं। कहाँ पे पाए जा रहे हैं? ये सेंटर में पाए जा रहे हैं। यानी कि कहाँ पे पाए जा रहे हैं बताइए? केंद्रक में पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो केंद्रक में अब ये क्या है बताइए? आपके पाए जा रहे हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये सब केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये सारी चीजें जितनी हैं, यानी कि आरएनए हो गया, डीएनए, ये सब केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ। ठीक है, जब ये अविकसित अवस्था में रहते हैं ना, है ना, जैसे देखो जब से शुरू की सेल बनी थी, तो सेल बनी तो उसका फिर धीरे धीरे केंद्रक बना। तो जो ये आरएनए डीएनए है ना, तो ये ऐसे धागे नुमा संरचना में फैले थे। धागे नुमा संरचना में क्या है बताइए? ये बिखरे हुए थे। तो यही धागे नुमा संरचना में जब आपके डीएनए और आरएनए शुरू में जब धागे नुमा संरचना के रूप में फैले थे, तो इन्हें हम कहते थे क्रोमेटिन। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज क्रोमेटिन? तो डीएनए और आरएनए का धागे नुमा संरचना में बिखरना, यही सी को हम क्या कहते हैं बताइए? क्रोमेटिन कहते हैं, है ना। अब जैसे ही कोशिका में डेवलपमेंट होता है, जैसे ही कोशिका में डेवलपमेंट होता है, तो क्या होता है? ये फैलने लगते हैं। ये क्या करने लगते हैं बताइए? फैलने लगते हैं। और ये जैसे जैसे, ठीक है, ये क्या करते हैं बताइए? फैलने लगते हैं। और यहाँ पे फिर क्या हो जाता है? कोशिका का विभाजन हो जाता है। इसके जस्ट कोशिका विभाजन। हाँ हाँ, बहुत दिख रहा है। हाँ, अब देखिएगा, क्लियर दिखेगा, है ना। तो आरएनए है ना, शुरू में क्या है बताइए? धागे नुमा संरचना में फैले थे। तो जब ये फैले थे, क्योंकि देखो सेल शुरू में डेवलप थोड़ी थी, धीरे धीरे लाइफ डेवलप होगी ना। तो वही धीरे धीरे जब सेल डेवलप होगी, तो सेल कैसे डेवलप हुई? ये धागे नुमा संरचना फैला था। ठीक है, तो ये फैला था, तो इसे हम क्या कहें बताइए? क्रोमेटिन कहें। अब आगे चल करके अब डेवलप होगी तो इसमें विभाजन होगा, ये धागों में विभाजन होगा, ये ऐसे हो जाएंगे, आ रहा है समझ में? छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो अब ये नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, है ना। ये क्या होंगे बताइए? धीरे धीरे क्या होंगे बताइए? इसका कोशिका का विभाजन होगा, ये है ना। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है बताइए? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों में जो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इन्हीं को हम कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं इन्हें हम बताइए? गुणसूत्र कहते हैं। और यदि ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे? 23 जोड़े बन जाएंगे। ऐसे 23 जोड़े बन जाएंगे, तो फिर क्या बनेगा? 23 जोड़े बन जाएंगे तो क्या बनेगा बताइए? मनुष्य बनेगा।
ठीक है। 23 जोड़े में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़े, तो 23 दूनी कितना बताइए, 46। 23 दूनी कितना बताइए, 46, 46, ठीक है। तो यानी कि ऐसे आपके 23 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। एक जोड़े में कितने, दो होते हैं, तो ऐसे 23 जोड़े बन जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य बनेगा ये, ठीक है। यानी कि ये सेल क्या डेवलप करेगी, एक मनुष्य को डेवलप करेगी, मनुष्य बनाएगी। यानी कि क्या बनेगा बताइए, आपका यहाँ पे मनुष्य बनेगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो धागे नुमा संरचना क्या होती है, क्रोमेटिन होती है। और जैसे ही कोशिका डेवलप होती है, तो यो धागे नुमा संरचना यानी कि क्रोमेटिन क्या होती है, कट जाती है। और अगर ऐसे कट कट के 23 जोड़े बनेंगे, तो क्या बनेगा, मनुष्य बनेगा। यानी कि केंद्रक डिसाइड करता है कि मनुष्य बनेगा। अब देखो आगे, अगर ये जो 23 जोड़े हैं, तो 23वां जोड़ा अगर आपका, ठीक है, 23वां जोड़ा अगर आपका एक्स एक्स होगा, 23वां जोड़ा आपका अगर एक्स एक्स होगा, तो क्या बनेगी, गर्ल का जन्म होगा। और अगर आपका 23वां जोड़ा जो है, तो 23वां जोड़ा जो है तो किसका बनेगा, एक्स वाई का बनेगा, ठीक है। इसको फिर डिटेल में बताएंगे। तो क्या बनेगा, बॉय बनेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। यानी कि किसी भी केंद्रक में जब धागे नुमा संरचना होती है, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। आगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब जो है तो विभाजित होती है, क्योंकि सेल का डेवलपमेंट होता है। ऐसे फिर यदि 23 जोड़े बन गए ऐसे ऐसे, तो वो क्या बनेगा, डिसाइड हो जाएगा मनुष्य। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन डिसाइड करता है, तो केंद्रक ही डिसाइड करता है कि मनुष्य बनेगा। 23 जोड़े रहेंगे तो मनुष्य बन जाएगा। 23वां जोड़ा एक्स एक्स होगा तो गर्ल बनेगी। 23वां जोड़ा एक्स वाई वाई होगा तो क्या बनेगा बताइए, बॉय बनेगा, है ना। यानी कि बाकी के 22 गुणसूत्र क्या कर रहे हैं, ये तो 23वां है, तो बाकी के जो 22 गुणसूत्र हैं ना, वो इंसान की पूरी बॉडी बना रहे हैं। चेहरा बना रहा है, हाथ बना रहा है, पाँव बना रहा है। लेकिन ये लिंग का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। लिंग का निर्धारण कौन करता है, आपका 23वां गुणसूत्र करता है, ठीक है। तो ये सब आपसे एग्जाम में क्या है बताइए, पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे डीएनए हो गया, इसके भी अंदर जाओगे, ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो इसकी संरचना कुछ तो आपकी कैसी रहेगी बताइए, ऐसी रहेगी इसकी संरचना। और इसकी संरचना में आपका वही जो बॉन्ड रहते हैं, ए टी के साथ जुड़ा रहे। फिर उसके बाद क्या रहेगा बताइए, सी जी रहेगा। आया समझ में। फिर ए किसके साथ जुड़ा रहेगा बताइए, टी के साथ जुड़ा रहेगा। फिर क्या रहेगा, सी जी के साथ जुड़ा रहेगा। आ रहा है समझ में। तो ए टी सी जी ऐसे ये क्या रहेंगे बताइए, आपस में ये सब जुड़े रहेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसी को फिर हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं जीन। इसी को हम क्या कह देते हैं बताइए, जीन कह देते हैं। यही क्या है, जीन। और यही जीन फिर क्या निर्धारण करता है, आपके आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है। किसका, आनुवांशिक गुणों का क्या करता है बताइए, ये निर्धारण करता है। यही जो जीन रहता है, ये क्या है बताइए, आपके आनुवांशिक गुणों का क्या करता है बताइए, निर्धारण करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20 जैन 22। तो देखिए समझिएगा, ठीक है। अब हम कोशिका को अंदर समझते हैं, उसकी संरचना को समझते हैं पूरी, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, कोशिका के भाग, हेडिंग डालिए आप, कोशिका के भाग। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग, सब लोग क्या, कोशिका के भाग, सेल के पार्ट, ठीक है। तो कोशिका के हम भाग की बात कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ठीक है। ये आपकी कोशिका होगी, ठीक है, मुख्य रूप से। तो हम ये देख रहे हैं कि ये बाहर का जो आवरण है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं बताइए, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बताइए, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, लास्ट क्लास में मैं बताया था कि आपकी प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है या लिपिड की बनी होती है, ठीक है। ये जो आपकी कोशिका है, ये कैसी है आपकी, ये जंतु कोशिका है, यानी कि एनिमल सेल है,
जंतु कोशिका है, ठीक है। अब पादप कोशिका कैसी होती है, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब देखिए पादप कोशिका बना रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा जूम हो गया क्या? अच्छा, इसलिए ब्लर हो रहा था। हम्म, ठीक है। ये है आपकी पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल हो गई, ठीक है। अब ये जो प्लांट सेल है ना, तो इस प्लांट सेल में आपकी, ठीक है, बाहर का ये जो आवरण होता है इसे हम क्या कहते हैं बताइए? कोशिका भित्ति या कोशिका दीवार या सेल वॉल। और इसी के जस्ट अंदर यहाँ पे, इसी के जस्ट अंदर यहाँ पे क्या रहती है बताइए? कोशिका झिल्ली होती है ना। अब आपको कैसे डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन बताइए आपकी पादप कोशिका होती है और कौन आपकी क्या बताइए जंतु, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आता है? तो देखिए, जो जंतु कोशिका होती है ना, उसमें बाहरी आवरण में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, इसमें कोशिका जो है भित्ति नहीं पाई जाती। जबकि पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका बाहर भित्ति पाई जाती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली रहती है। अब देखो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। पेड़ को आपने देखा है, पेड़ इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो पेड़ इधर उधर मूवमेंट क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए वो मूवमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है बताइए? वो उसके बाहर एक दीवार बनी होती है। क्या बनी होती है? बाहर एक दीवार, बाहर का हिस्सा बहुत टाइट रहता है, इसलिए मूवमेंट नहीं कर पाता। तो इस आप सबको समझ में आ जाएगा कि सेल वॉल कहाँ होती है? पादप में। और जंतु कोशिका में क्या होती है बताइए? सेल वॉल नहीं होती है। जैसे आप लोग हो गए, तो आप लोग का जैसे हाथ है, तो यहाँ से क्या है बताइए? पसीना छोड़ रहे हैं, पसीना छोड़ रहे हैं तो वो बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर आप में सेल वॉल होती तो ये पसीना आपका बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या होता है आपकी बताइए? कोशिका भित्ति जो है तो वो पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है ना? तो बस यही बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच का है, यही बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच का है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ बढ़ते हैं बताइए? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं थोड़ा सा किस में बताइए? अब कोशिका द्रव में आते हैं, ठीक है। यानी अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, इसके अंदर जो लिक्विड, क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस लिक्विड को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्लासिफिकेशन में, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये क्या है बताइए? पूरा लिक्विड से भरा होता है, पूरा लिक्विड से भरा होता है। और यही लाइफ पाई जाती है। कोई पूछे कि कोशिका में जीवन कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में जीवन पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। यही आपकी क्या है बताइए? लाइफ पाई जाती है, ठीक है। यहीं पे क्या पाई जाती है बताइए? आपकी लाइफ पाई जाती है। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें 80% जो होता है वो होता है H2O। आप लिख लीजिए, साथ में याद हो जाएगा। 80% H2O होता है बच्चों। 15% क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। 3% क्या होता है? आपका फैट होता है, ठीक है। और 1% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है ना। और 1% जो आपके होते हैं तो अकार्बनिक लवण होते हैं। क्या होते हैं? अकार्बनिक लवण होते हैं। इस प्रकार से ये कितना हो जाता है? टोटल 100% हो जाता है। कितना हो जाता है टोटल? ये 100% हो जाता है।
अब कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं, इसमें इसी के साथ इसमें कार्बनिक और कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ना, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना, तो इसमें आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं, जो कार्बन से बने होते हैं। तो अगर इन सब में हम इन और टोटल अगर देखेंगे कि कार्बनिक पदार्थ कितने हैं, तो इन सब में इन और टोटल कार्बनिक पदार्थ 81%, यानी कि क्या है बताइए, कार्बन है, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थ कितने हैं, तो इसमें अकार्बनिक पदार्थ आपके टोटल कितने हैं बताइए, इसमें बचा कितना, 19%। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोशिका द्रव में कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होता है, 80%, और कोशिका द्रव में अकार्बनिक पदार्थ कितना होता है, तो 19%। इसी के साथ ये पूछता है इसमें 80% क्या होता है, H2O। प्रोटीन कितना होता है, 15%। 3% क्या होता है, फैट होता है। 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। और 1% क्या होता है, अकार्बनिक लवण। यानी समझ रहे हैं ना, ये सब कहाँ की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर ये जो लिक्विड भरा है, तो इस लिक्विड में आप देखिए 80% क्या होता है, H2O, 15% प्रोटीन, 3% फैट, 1% कार्बोहाइड्रेट, 1% अकार्बनिक लवण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे ये जानने लायक है आप लोगों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ ये है कि जो भी आपकी चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, है ना, ये एनिमल सेल आपकी ऐसी बनती है, और प्लांट सेल जो है आपकी वो कैसी बनती है बताइए, ऐसी बनती है। तो चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इसमें जो अंदर एक लिक्विड होता है अभी मैंने बताया, और बाहर लिक्विड होता है। तो इसमें जो अंदर का लिक्विड होता है और प्लस बाहर का जो लिक्विड होता है, तो ये एक दूसरे से अलग होता है। यानी कि ये जो लिक्विड होता है, अंदर के लिक्विड को केंद्रक द्रव बोलते हैं, बाहर के लिक्विड को कोशिका द्रव बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग होता है। यानी कि अंदर आपका अलग लिक्विड भरा है, यहाँ आपका अलग लिक्विड है। अंदर आपका अलग टाइप का लिक्विड भरा है, यहाँ आपका अलग लिक्विड है। आपको पता है ना, और यहीं पे आपका डीएनए और आरएनए पाया जाता है। यानी कि इसमें, ठीक है, इसमें वो सभी गुणधर्म पाए जाते हैं जो किसमें पाया जाता है बताइए, मतलब जो है एक इंसान में पाया जाता है। जैसे एक इंसान क्या करता है, अपनी बॉडी को मस्तिष्क से नियंत्रण करता है। उसी प्रकार केंद्रक क्या करता है, सेल को नियंत्रण करता है। ये समझ लो तुम्हारा ब्रेन है और ये बॉडी है, तो तुम तो पूरे सेल से बने हो। तो सेल भी मनुष्य की तरह होता है, सेल मस्तिष्क की तरह काम करता है। सेल जो है वो मस्तिष्क की, सॉरी, केंद्रक मस्तिष्क की तरह काम करता है, और ये पूरी सेल को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भैया सेल को रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो जो केंद्रक का द्रव्य है ना, वो कोशिका द्रव्य से क्या होता है, इसीलिए अलग होता है क्योंकि ये सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और कंट्रोल कौन करता है, डीएनए आरएनए, ठीक है। तो यानी कि ये जो केंद्रक द्रव्य है ना, तो इसी केंद्रक द्रव्य में आपका कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, हिस्टोन प्रोटीन रहता है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए होता है, आरएनए होता है, और इसी में क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। आनुवांशिक लक्षण यानी जैसे आपके माता पिता के जो लक्षण होंगे ना, वही कहीं ना कहीं आपके लक्षण होंगे, ठीक है। इसी के साथ इसमें क्या पाया जाता है, आपका जीन्स, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये सब कहाँ पाया जाता है, आपका केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पे, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। इसीलिए इसको मतलब जो है तो दो पार्ट में बांटा जाता है। बाहर वाला द्रव कोशिका द्रव होता है, अंदर वाला द्रव केंद्रक द्रव होता है, और इसी में पाई जाती है आपकी लाइफ। क्यों, क्योंकि यहीं से आपके आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, निर्धारण होता है, ठीक है। तो पूछता है, ठीक है, कि सबसे पहले किसने बताया था कि ये दो लिक्विड अलग होते हैं। सबसे पहले किसने बताया था कि ये दो लिक्विड क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था बताइए, कुवार्तिन, ठीक है, कुवार्तिन। ये आपसे क्या है, एग्जाम में पूछता है। इसने बताया कि यहाँ दोनों जगह अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण, और इसका, इसके बारे में किसने बताया था, इसका पूरा क्या कहते हैं, डिस्क्राइब किसे किया था, इन दोनों को डिस्क्राइब, कि ये दोनों अलग अलग हैं, इनको डिस्क्राइब करने का काम किसने किया था, पुरकिनले ने किया था।
किसने किया था बताइए? पुरकिनले ने किया था। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो यानी कि जो शुरुआती सेल में जब पहली अवस्था रहती है तब ये अंदर का जीव द्रव्य इतना विकसित नहीं था। ठीक है, आ रहा है समझ में? वहाँ पे हिस्टोन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए नहीं था। सीधी सी बात है, जब कोई शुरू में चीज़ बनती है तो ये सारी चीज़ प्रेजेंट रहेंगी क्या? उसके केंद्रक में जीव द्रव्य डीएनए, आरएनए रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शुरुआती कोशिका विकसित कोशिका नहीं थी, और ऐसी कोशिका को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ऐसी सेल जो कि अविकसित है। अविकसित है मतलब, अविकसित है मतलब ये कि इसका जीव द्रव्य इतना विकसित नहीं था। इसके अंदर का जो केंद्रक द्रव्य है या जीव द्रव्य है वो इतना विकसित नहीं था। और जब ये विकसित नहीं था तो डीएनए विकसित नहीं होगा, आरएनए विकसित नहीं होगा। तो ऐसी सेल बोली जाती है सबसे पहले की सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर आगे चल करके इसका केंद्रक द्रव्य विकसित होगा, डीएनए और आरएनए डेवलप होगा। तो जब डेवलप होगा तो उसे फिर बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, है ना? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था ना, प्रोकैरियोटिक सबसे पहले की सेल, फिर धीरे धीरे विकसित होगी तो वो क्या होगी बताइए? आपकी यूकैरियोटिक सेल होगी। क्या होगी बताइए? आपकी यूकैरियोटिक सेल होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपने सेल का जो है तो अगला चैप्टर देखा। इसके आगे हम इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, फिर आएंगे कहाँ? सेल डिवीजन के चैप्टर में आएंगे। कहाँ पे आएंगे बताइए? सेल डिवीजन के चैप्टर में। बाकी लोग नहीं आए हैं, थोड़ा एक दो दिन मतलब जो है बच्चों को टाइम दिया गया था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो सब लोग इसको जो है तो करा लें। ठीक है। अब आप लोग आ जाइए टीच मिनट में, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ आईडी। ठीक है। तो उसमें आप क्लास कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, अभी जस्ट 5 मिनट बाद।